हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टॉक ऑन डिमांड सीरीज में एक और बहुत ही शानदार कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी की रिक्वेस्ट मिस्टर राजेश श्रीवास्तव जी ने की थी। उन्होंने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था कि वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर एक रिव्यू वीडियो चाहते हैं। तो राजेश जी, मैं आपको बहुत सारे बधाई देता हूं, बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूं कि आपका ध्यान बहुत ही अच्छी कंपनियों पे जाता है। आपने बहुत अच्छी कंपनी को हमको रिव्यू करने के लिए बोला। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी जैसे कि जो भी इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, मार्केट से जुड़ा हुआ है, वो इस कंपनी को जरूर जानता होगा। ये उनमें से चुनिंदा कंपनी है इंडियन मार्केट्स में। जैसे कि आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज की बात करेंगे, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करेंगे, तो ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप करने में काफी बड़ा एक योगदान दिया है। इनकी प्रेजेंस बहुत समय से है। आज डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं बहुत सारे, हमको पता है, जीरोधा और बहुत सारे अपस्टॉक्स, काफी सारे डिस्काउंट ब्रोकर आ गए हैं। बट अगर आप 10 साल पहले या 5 साल पहले की भी अगर बात करेंगे, तो इन जो कंपनीज है जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, इनका मार्केट डोमिनेंस था और इन्होंने बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया है कि हमारे फाइनेंशियल मार्केट जो है या फाइनेंशियल सेक्टर जो है, उसको काफी वाइब्रेंट, काफी ट्रांसपेरेंट बनाने में इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आज हम इस वीडियो में काफी डिटेल में इनके बिजनेस मॉडल को समझने वाले हैं। इनके फंडामेंटल पैरामीटर्स को भी इस कंपनी के हम डिस्कस करेंगे, इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फाइनली हम इसके टेक्निकल चार्ट्स को भी स्टडी करेंगे। लास्ट में हम इसके टेक्निकल एनालिसिस भी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दे पाऊं, जिससे कि आपको आपकी स्टडी करने में काफी मदद मिलेगी। आपको ये बहुत सारा जो मटेरियल है वो बैक एंड में आपके पास रहेगा। उसके बाद अब आप अपनी रिसर्च को उसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं। तो सर, मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करूं, ये वीडियो को स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए। बेल आइकन को दबाइए जिससे कि जो भी नया वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो पे मैं आपको एनालिसिस करके बताऊं या कमेंट करके बताऊं या उस पर हम कोई एक रिव्यू वीडियो बनाएं किसी स्टॉक पर या किसी कंपनी पर, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा और उस पर मैं वीडियो बना करके दे सकता हूँ। तो चलिए सर, हम इस कंपनी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस कंपनी की वेबसाइट खोलकर रखी हुई है स्क्रीन पर। ये है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। तो आप देखिए, काफी इंटरेस्टिंग इनकी वेबसाइट है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है इस वेबसाइट में, पर मैंने आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए इनकी एनुअल रिपोर्ट खोलकर रखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी एनुअल रिपोर्ट भी खोलकर रखी हुई है। इसमें इन्होंने काफी डिटेल में अच्छे से इन्होंने अपने बिजनेस को समझाया है, तो मैं उस पर भी आता हूँ। बट पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इज अ सब्सिडरी ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। तो आप सभी को ही पता है कि आईसीआईसीआई बैंक मतलब इंडिया का नंबर 2 कहना चाहिए कि प्राइवेट लिस्टेड बैंक है मार्केट कैपिटल के हिसाब से। तो ये उसी की ही एक सब्सिडरी कंपनी जो है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड है। फिर इन्होंने अपना जो ऑपरेशन है वो 1995 में स्टार्ट किया था और वहां से ये अभी तक अपने क्लाइंट्स को बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हैं। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको इनकी सर्विसेज कैसी लगती है। तो आप अगर बताएंगे तो हमको भी इस कंपनी में एक मतलब जो पर्सपेक्टिव होता है वो जानने में काफी मदद मिलने वाली है। तो ये हमने देखा कि ये आईसीआईसीआई बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है। उसके बाद ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो इनकी काफी सारे लाइन ऑफ बिजनेसेस हैं, जैसे कि ब्रोकिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो इन सब पर हम आएंगे एक एक करके। तो ये जो है इनके काफी सारे इनके बिजनेसेस हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इज रजिस्टर्ड विद सेबी, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी जैसे हम जानते ही हैं और इसके बाद ये स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, तो इनकी ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये आईआरडीएआई के साथ भी इन्होंने खुद को रजिस्टर करा के रखा हुआ है, जिससे कि वो पेंशन रेगुलेटरी
सॉरी ये जो एनपीएस इसकी जो होती है सर्विसेज होती है उसको भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो इतने सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में और भी डिटेल में हम इनके एनुअल रिपोर्ट से भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए सर, ये देखिए मैंने इनकी एनुअल रिपोर्ट भी खोल के रखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे, 1 मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए सर। तो यहाँ पर आप देखिए कि इनके और बिजनेस सेगमेंट एंड ऑफरिंग, तो ये क्या क्या ऑफर करते हैं। तो रिटेल इक्विटी की अगर बात करते हैं आप, तो फुल स्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग सॉल्यूशन। एक्चुअली इन्होंने बताया कि इनके पास कौन कौन से बिजनेसेस हैं, उनके कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं और उनकी क्या स्ट्रेंथ है। तो ये बिजनेस सेगमेंट जो है उसमें से रिटेल इक्विटी को ये टारगेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स करते हैं, उसके बाद प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट की एक सर्विसेज है इनकी, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज इंस्टीट्यूशंस को ये प्रोवाइड करते हैं, इश्यूअर सर्विसेज एंड एडवाइजरी, तो एडवाइजरी की सर्विसेज भी इनके पास है। तो अभी हम पहले अगर सेगमेंट में आएंगे रिटेल इक्विटी पर, तो ये फुल सूट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग सॉल्यूशन अक्रॉस एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग इक्विटी। तो ये रिटेल को जो है ये कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। किसमें? इक्विटी में, डेरिवेटिव्स में, करेंसी में, मार्जिन ट्रेडिंग, फंडिंग एटसेट्रा। तो हर तरीके की ये आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ क्या है? तो रिटेल सेगमेंट में इनकी स्ट्रेंथ जो है वो है 4.8 मिलियन कस्टमर्स। ये 4.8 मिलियन, मिलियन आप समझते हैं, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। तो 48 लैक्स जो है वो कस्टमर्स हैं इस कंपनी के, रिटेल कस्टमर्स हैं। तो आप इनका स्केल समझ सकते हैं कि 48 लैक्स। बट अगर आप फिर भी लोग जो बोलते हैं वो सही है कि 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें से आज से 48 लाख लोग ही फाइनेंशियल मार्केट से, मतलब आप कह सकते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के कस्टमर्स हैं। तो आप आने वाले समय में ये सोच सकते हैं कि कितने सारे लोग, नए लोग आने वाले हैं इसमें और भी ज्यादा जुड़ने वाले हैं। तो इससे इनके बिजनेस मॉडल कितना आगे जा सकता है, कितना बढ़ सकता है। तो वो अभी काफी अनटैप्ड मार्केट है। उसके बाद प्रोप्राइटरी एंड फुल स्केल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इनके खुद का ही एक प्रोप्राइटरी, खुद का ही एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट के नाम से ये चलाते हैं। फिर इनकी एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम है जो कि 307 कंपनीज को कवर करती है डिफरेंट सेक्टर्स में। फिर हाईली कैपेबल म्यूचुअल फंड टेक्निकल एनालिसिस एंड डेरिवेटिव डेस्क, तो ये बहुत ही कैपेबल म्यूचुअल फंड टेक्निकल एनालिसिस भी कराते हैं और डेरिवेटिव डेस्क भी चलाते हैं। फिर सिक्योर एंड रोबस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैपेबल, तो ये के पास काफी अच्छा रोबस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड, ईटीएफ्स, एनपीएस, फिक्स डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड्स के, क्रेडिट होम लोन्स। तो ये बहुत सारे जो जनरली रिटेल्स के जो बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। इनके पास इनके एजेंट्स होते हैं जो कि कस्टमर से बात करते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो उनको समझाते हैं, उनको म्यूचुअल फंड बताते हैं कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड आपके रिस्क प्रोफाइल से या आपके जो आपके टारगेट्स हैं उसके हिसाब से क्या सूट करता है। तो वो कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं सारे प्रोडक्ट्स, और उनको जो पसंद आता है उसको सेल करते हैं। तो ये जैसे कि म्यूचुअल फंड करते हैं वैसे गोल्ड बॉन्ड्स भी करते हैं, ईटीएफ करते हैं। तो बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये सब वो सेल करने का काम भी करते हैं। तो उसका इनकी इसमें स्ट्रेंथ क्या है? तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो इनकी स्ट्रेंथ ये है कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो बैंक्स के ऑफिस से भी सेल होते हैं, और जो बैंक के बाहर सेल होते हैं उसमें सेकंड लार्जेस्ट है। फिर लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 172 आईसीआईसीआई डायरेक्ट ब्रांचेस हैं इनकी, और 70 सिटीज में ये अवेलेबल है। इनके सपोर्टेड बाय 9400 सब ब्रोकर्स। ठीक है, तो ये काफी बड़ी स्केल है इनकी। फिर थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड लोन प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें भी ये प्रोवाइड कराते हैं। चलिए अभी थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं हम इनकी, जो कि है प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। तो प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन लाइक इक्विटी। तो ये प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट जो है, आप जो रिटेल से एक लेवल ऊपर होते हैं, जिनके पास थोड़ी ज्यादा एसेट्स होती है, उनको ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में जैसे इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, ऑफशोर, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक प्रोटेक्शन, मॉर्गेज लोन्स, तो ये सारी चीजें ये प्रोवाइड कराते हैं। एंगेजमेंट विद कस्टमर ऑन देयर बिजनेस नीड्स लाइक रेजिंग इक्विटी कैपिटल, डेट सिंडिकेशन एंड
मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो किसी को अपने एसेट्स सेल करनी है या उनको इक्विटी रेस करनी है, तो जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं या कोई कॉर्पोरेट हाउस है, तो उनको भी ये असिस्ट करते हैं कि आप अपनी इक्विटी रेस कर सकते हैं या एसेट्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। इनका स्ट्रेंथ क्या है इसमें कि यूनिक ब्रांड प्लेटफॉर्म, रिलेशनशिप मैनेजर लेड बिजनेस मॉडल। तो ये रिलेशनशिप मैनेजर्स इनको अपॉइंट करते हैं क्योंकि ये थोड़े हाई नेटवर्क इन्वेस्टर्स हैं, तो इनको रिलेशनशिप मैनेजर्स ये प्रॉपरली प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि काफी अच्छा ट्रांजैक्शन और उनको अनइंटरप्टेड सर्विसेज दे पाए। जो बड़े कस्टमर्स होते हैं उनको अनइंटरप्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रिलेशनशिप मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं। फिर एक स्टेबल एक्सपीरियंस टीम है इनकी, 16 मेंबर ऑफ सीनियर लीडरशिप और 300 प्लस मेंबर जो हैं वो नीचे के लेवल पे काम करते हैं। और तो ये स्टिकी क्लाइंट बेस है, बता रहे हैं प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का, जो कि ये चलाते आ रहे हैं 10 साल से। फिर इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, तो इंस्टीट्यूशनल तो आपको पता ही है, एक तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होते हैं और एक जिनको हम डीआईआईस बोलते हैं, और एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होते हैं जो कि एफआईआईस बोलते हैं। तो इक्विटी ब्रोकर सर्विस फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स। तो ये इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जो इनका एक डिवीजन है, उसमें डीआईआईस और एफआईआईस दोनों को ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, जैसे कि ब्लॉक डील। अब ये जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इक्विटी हाउसेस होते हैं, ये थोड़े बहुत शेयर हम आपके हमारे जैसे थोड़े बहुत क्वांटिटीज में शेयर नहीं खरीदते हैं, वो काफी क्वांटिटीज में खरीदते हैं। तो ये ब्लॉक डील, एल्गो ट्रेडिंग भी वही करते हैं। आप और हमारे जैसे लोग इस सॉफ्टवेयर को खरीद नहीं पाएंगे, एल्गो ट्रेड्स कर नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें भी ये प्रोवाइड कराते हैं इनको। कॉर्पोरेट एक्सेस, इन्वेस्टर मीट्स एंड इक्विटी रिसर्च, तो ये रिसर्च हाउस भी है जो कि बहुत सारे, जैसे इन्होंने बताया कि 307 कंपनीज को ये कवर करते हैं और इस पर रिसर्च इनको इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को भी देते हैं। नेक्स्ट इनकी स्ट्रेंथ क्या है इसमें, तो फुल सर्विस इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ब्रोकर है। बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इंस्टीट्यूशनल अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। तो एफआईआईस में बहुत सारी कंट्रीज में इनका रिलेशनशिप है, डीआईएस के साथ में काफी सारे रिलेशनशिप है। 37 मेंबर रिसर्च टीम है इनकी, कवरिंग 282 इंडियन स्टॉक्स। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है ये। फिर इशूअर सर्विसेज एंड एडवाइजरी, ये इनकी फोर्थ है जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका, जो फोर्थ बिजनेस है, जो बिजनेस वर्टिकल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइडिंग द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग इक्विटी, कैपिटल मार्केट, डेट एडवाइजरी, मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजरी, प्राइवेट इक्विटी सर्विसेज, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट एंड रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये सारी चीजें ये कराते हैं। देखिए अब मर्जर एक्विजिशन हो गया, एडवाइजरी हो गया, ठीक है सर। और यहाँ पर आप देखिए 60 प्लस स्ट्रॉन्ग टीम विद डीप डोमेन नॉलेज। तो ये 60 से ज्यादा लोगों की स्ट्रॉन्ग टीम है जिनको डोमेन एक्सपर्टाइज है, जो कि अगर आप बोलेंगे कि एफएमसीजी तो इस पर उनकी डोमेन, अगर आप बैंक्स की बात करेंगे उसमें उसके लिए अलग टीम है। तो इस तरीके से इनके पास एक्सपर्ट्स हैं जो कि उनको अपने सेक्टर का 100% एक्सपर्टाइज है, उस वैसी स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम है इनके पास। कैपेबिलिटीज including origination and execution of all type of fundraising such as IPO, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, राइट। तो ये सारे काम भी ये कराते हैं। देखिए सर, कोई भी कंपनी को अगर लिस्ट होना है, जैसे मेरी एक कंपनी है और मैं चाहता हूं कि उसको मैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहूं, तो मुझे ये ब्रोकरेज हाउसेस के पास जाना पड़ता है, जो कि हमारी बुक्स, जो कि हमारा आईपीओ को प्लेस करने में मदद करते हैं। तो मैं अगर आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊं तो ये आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस है, इनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। वो आपकी बुक्स को बनवाते हैं, वो मार्केट में पता करते हैं कि आपके शेयर का क्या प्राइस होना चाहिए, आपकी कंपनी की क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, उसके बाद फाइनली आप अपना ऑफर लेकर आते हैं। तो ये सब काम वो करते हैं। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का काम करते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का काम करते हैं, राइट इशू कराते हैं, फॉलो ऑन ऑफरिंग कराते हैं, प्रेफरेंशियल इश्यूज कराते हैं। तो इन सब की सर्विसेज देने पर ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को, जो थर्ड पार्टी है, उनका कस्टमर है, उससे इनको काफी अच्छी फीस मिलती है, जो कि इनका प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होता है। तो ये काफी बड़ा बिजनेस है एक्चुअली, तो ये भी अच्छी चीज है इनकी। और टीम हैज एडवाइज्ड एंड मैनेज्ड सम ऑफ द बिगेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स ओपन ऑफर्स, टेक ओवर्स, डीलिस्टिंग, बायबैक्स, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स, मर्जर एंड एक्विजिशन इन इंडिया। तो आपको काफी क्लियर हो गया यहाँ पर कि कितने सारी चीजों में ये हैं
रिटेल इक्विटी में है, ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। उसके बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड, तो आप अगर इसमें है, ये प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में है, इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल उनको सर्विसेज देते हैं ये। और जैसे कि हमने बात किया कि आईपीओ राइट और ये जितने भी है इशूअर्स सर्विसेज एंड एडवाइजरी, तो ये सारे काम भी ये करते हैं। तो आप जैसे मेरा एक राजेश जी के बोलने से पहले जो एक मेरा इंप्रेशन था कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सिर्फ आपको एक बाय एंड सेल, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे देते हैं और सिर्फ वो बाय और सेल स्टॉक्स का कराते हैं, वो नहीं है। रेंज ऑफ बहुत सारी इनकी सर्विसेज हैं जो कि हमने इसमें पढ़ी, और आपको अब आपके भी नॉलेज में आया होगा कि कितनी सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहे हैं कि ऑपरेशनल अकाउंट्स जो है वो 4.8 मिलियन है, मतलब 48 लैक्स, जो कि 8% बढ़ गए हैं। और एक्टिव क्लाइंट उसमें से 4.8 में से एक्टिव जो है 1.5 है, और ये 65% से ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो यही है, 1.5 मिलियन अकाउंट्स हैं। और इसमें आप देखिए जो एनएसई एक्टिव क्लाइंट्स जो है 1.1 मिलियन है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि इसमें से 4.8 में से 1.5 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स हैं इनके। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं इक्विटी मार्केट शेयर जो है, इक्विटी में इनकी 8.7 है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में 4.5% है, म्यूचुअल फंड एवरेज एसेट मार्केट शेयर जो है वो 3.3% है। तो ये इनका मार्केट शेयर है। उसके बाद इनकी आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेस के थ्रू भी ये काम करते हैं, तो 4500 ब्रांचेस का मदद मिलती है इनको। खुद की ब्रांचेस जो है वो 172 है, ठीक है। उनकी पार्टनर ब्रांचेस जो है वो 9400 है, और पार्टनर पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस जो है वो 800 सिटीज से ज्यादा पर है। तो ये इतनी बड़ी रीच है इनकी, मतलब ये आईसीआईसीआई के बैंक ब्रांच के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, खुद की ब्रांचेस भी हैं, पार्टनर्स के साथ भी उन्होंने टाई अप करके रखा हुआ है, और इनका जो प्रेजेंस है वो काफी 800 सिटीज से ऊपर में है। फिर आप देखिए की प्रोडक्ट लॉन्चेस ड्यूरिंग दिस ईयर, तो इन्होंने कुछ अलग अलग काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसमें मैंने कुछ तो पढ़ा था, पर मैं आपका अभी इधर समय लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी समय दे दिया है। फिर यहाँ पर देखिए जो ओनरशिप है इनकी, तो 79% जो ऑलमोस्ट प्रोमोटर्स के पास में है, इंस्टीट्यूशंस के पास 14.9, और रिटेल के पास सिर्फ 6.17 है। तो बहुत कम जो होल्डिंग है वो रिटेल के पास में है, मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। तो यहाँ पे सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन सबका यहाँ पे मैसेजेस हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी इसमें से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेशनल क्लाइंट्स जो है इनके, तो क्लाइंट्स देखिए हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। 2016 से ये 20 तक में देखिए 3.2 से बढ़कर आज 4.8 मिलियन तक पहुंच गए हैं ये। फिर एक्टिव क्लाइंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 0.8 से 1.5 मिलियन तक पहुंचे हैं ये। इक्विटी मार्केट शेयर जैसे हमने बात की 8.7% पे पहुंच चुके हैं इक्विटी में। तो ये है म्यूचुअल फंड का एयूएम जो है 362, एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो ये और भी हम इसके बात करेंगे, अभी हम जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो हम इसमें इनके पैरामीटर्स को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं, कितना ये ह्यूमन कैपिटल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंटेलेक्चुअल कैपिटल्स पे खर्च कर रहे हैं, उससे क्या होगा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि रिटेल जो है उनको टेक्नोलॉजी मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा मिलेगा एक्विजिशन करने में, और स्टिकीनेस बढ़ेगी। स्टिकीनेस मतलब आप एक रिटेल कस्टमर अगर आपका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में अकाउंट खुलवाता है तो उसी में ही वो कंटिन्यू करता रहेगा, इसको छोड़ेगा नहीं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनको दे सकते हैं रिटेल को, और रिसर्च और एडवाइजरी का भी बेनिफिट मिलता है रिटेल्स को। वहीं पे इंस्टीट्यूशंस को देखिए तो वो बहुत सारी चीजें देते हैं, सेक्टर एक्सपर्टाइज देते हैं, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी देते हैं आईपीओस में फंड रेज करने के लिए। फिर लिक्विडिटी और रिसर्च प्रोवाइड कराते हैं, इनकी एक रिसर्च टीम, डेडिकेटेड रिसर्च टीम भी बनाकर उनको देते हैं। तो इस तरीके से ये इन्होंने अपना बताया है कि क्रिएटिंग वैल्यू फॉर यू, तो ये कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए। तो सर हमने ब्रॉडली इनके बिजनेस को समझ लिया है, जो हमने की पॉइंट्स जो थे इनके बिजनेस से रिलेटेड वो हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इनके जो मेन बिजनेस है वो क्या क्या है। तो हमने अगर आपको ब्रीफली फिर से मैं आपको 1 मिनट के अंदर अगर फिर से सम अप करना चाहूँ तो मैं इंपॉर्टेंट चीज यही बताना चाहूंगा कि एक रिटेल इनका मेन पार्ट है। इनका फिर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स, एनपीएस, बहुत सारे इंश्योरेंस की पॉलिसीज बेचना और फिक्स डिपॉजिट्स कराना, तो ये सारे बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ये सेल कराते हैं रिटेलर्स अपने
बैंक ब्रांचेस के थ्रू, इनके खुद के ब्रांचेस भी हैं और पार्टनर ब्रांचेस भी हैं, तो उनके थ्रू ये सारे प्रोडक्ट्स सेल करते हैं रिटेल्स को। उसके बाद प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट भी है, जिसमें जो थोड़े एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं उनको भी ये सर्व करते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस, मतलब म्यूचुअल फंड डीआईएस और एफआईएस जो होते हैं, उनको भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेस हाउसेस हैं, उनको भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि बहुत सारी सर्विसेज, जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन कराना है, या फिर उनको आईपीओ लाना है किसी का, ये प्राइवेट इक्विटी को कुछ कस्य के थ्रू पैसा रेस कराना है, तो ये सारी चीजें, बायबैक्स कराना है, तो ये बहुत सारी डीलिस्टिंग कराना है, तो इन सब चीजों से भी इनको एक फीस मिलती है, जो कि काफी बड़ी अमाउंट होती है इनके प्रॉफिट की। तो ये सारी इनकी सर्विसेज हैं। चलिए सर, हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया इनके बिजनेस को। अब हम आ जाते हैं इनके फाइनेंशियल पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस भी जल्दी से हम कर लेते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कि मार्केट कैपिटल इस कंपनी का 13,154, तो ये जो है एक मिड कैप से लार्ज कैप कंपनी की तरफ जा रही है। ये अभी मिड कैप है, बट लार्ज कैप कंपनी की तरफ इसका ट्रेजेक्टरी जो है वो लार्ज कैप कंपनी की तरफ जा रही है। फिर वहीं पर आप देखिए पीई देखिए तो 14.7, जो कि बहुत रीजनेबल पीई है इस कंपनी का। आरओसीज देखिए बहुत ही अच्छे आरओसीज हैं। क्यों है? क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है सर। जैसे कि हमने बात किया था कि जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, आयरन इंडस्ट्री हो गया, या कोई भी रियल स्टेट हो गया, ये सारे जो है लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, तो बहुत सारे हैं। ये काफी इसमें इन इस तरीके के बिजनेसेस में आपके जो है कैश बहुत अच्छा फ्लो होता है, और बहुत ज्यादा मैन पावर, यह कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा जो कैपिटल कॉस्ट होती है वो इसमें इन बिजनेसेस में नहीं होती। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है इस बिजनेस का, कि आप अगर 1 करोड़ कस्टमर्स को सर्व करें, या आप 50 लाख कस्टमर को सर्व करें, आपकी कॉस्ट जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें काफी अंतर आ जाता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस तरीके की कंपनीज का। फिर वहीं पर आप डेट टू इक्विटी देखिए तो 1.71 की डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि थोड़ा हायर साइड पे है। हम देखेंगे क्यों, क्या रीजन है उसका। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो वो है 58.3%, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। इक्विटी कैपिटल 161 करोड़ से, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो इक्विटी कैपिटल भी बड़ी ही होगी उसकी। चलिए अब हम इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स पर आ जाते हैं। तो जैसे कि रीसेंट क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि जो दिसंबर का क्वार्टर था उसमें 422 करोड़ से बढ़कर इनकी जो सेल्स है वो 620 करोड़ पे पहुंच गई है। वहीं पे नेट प्रॉफिट आप देखिए तो 137 करोड़ से बढ़कर 267 करोड़ पे पहुंच गया है। तो बहुत शानदार इनका जो परफॉर्मेंस है रिसेंट क्वार्टर्स में आपको देखने मिला है। वहीं पर आप सितंबर क्वार्टर में देखिए तो 417 करोड़ से बढ़कर 681 करोड़ पे पहुंचा। जो नेट प्रॉफिट है 135 करोड़ से बढ़कर 278 करोड़ पे पहुंचता है। तो बहुत तेज मोमेंटम आपको दिख रहा है, बहुत शानदार मोमेंटम दिख रहा है। तो ये काफी अच्छी चीज है। फिर तो टफ क्वार्टर्स भी आप देखिए, जून क्वार्टर में भी जो था 387 करोड़ से बढ़कर 546। तो लॉकडाउन के समय में भी लोगों ने काफी ट्रेडिंग की है इनके अकाउंट से, और इनका वो सेल्स में इनका दिख रहा है। वहीं पे नेट प्रॉफिट देखिए 114 से बढ़कर ये 193 करोड़। तो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखिए पिछले ईयर से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इनकी सेल्स में और नेट प्रॉफिट में आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे ईयरली सेल्स पर भी आ जाते हैं। तो देखिए आप 2017 में 1400 करोड़ से बढ़कर आज ये 1721 करोड़ तक जाते हुए आपको दिख चुके हैं। वहीं पर आप नेट प्रॉफिट देखिए तो 350 करोड़ से बढ़कर आज ये 550 करोड़ पे पहुंच गया है। वहीं पे मार्जिन देखिए तो 40% से बढ़कर ये 52% पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट बहुत तेज बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ते जा रहे हैं, और सेल्स भी काफी अच्छी ट्रेजेक्टरी आपको दिख रही है। और भी तेज हो सकती है, बट अभी काफी अच्छी ट्रेजेक्टरी दिख रही है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स में तो मुझे कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है इनकी, काफी अच्छे पैरामीटर्स हैं इनके सारे। वहीं पर आप इक्विटी कैपिटल देखिए ऑलमोस्ट 161 करोड़ पे मेंटेन है, रिजर्व्स अच्छे हैं। बोरोइंग्स देखिए तो बोरोइंग्स भी बढ़ रही है। अभी बोरोइंग्स बढ़ने का क्या रीजन है, ये आप अगर मुझे गाइड करेंगे, ताकि क्योंकि मैं अभी इस पे पढ़ नहीं पाया हूँ, तो क्या रीजन है इनके बोरोइंग्स बढ़ने का, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे तो मुझे भी काफी हेल्प होगी, आप जरूर बताइएगा। फिर यहाँ पर कैश फ्लोज देख सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मुझे नहीं लगता है, तो इसमें बोरोइंग्स बढ़ने का क्या रीजन है ये मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे तो बहुत हेल्प होगी मुझे भी। यहीं पे कैश फ्लो देखिए आप, तो कैश फ्लो काफी अच्छे हैं। इस साल जो है इनका नेगेटिव कैश फ्लो है। मुझे लगता नहीं है कि ये लोन भी दे रहे हैं कहीं पर,
क्योंकि नेगेटिव कैश फ्लो जो दिख रहा है और जो बोरिंग्स बढ़ रही है, तो मुझे इस चीज की अभी क्लैरिटी नहीं है। ये अगर आपकी हेल्प चाहिए मुझे इसमें। फिर रिटर्न रेशियोज देखिए आप, तो यहाँ पर डेटर डेज देखिए तो ऑलमोस्ट 19 डेज पे पहुंच गए हैं। आरओसीज देखिए तो पहले से घटी है आरओसीज, बट फिर भी काफी अच्छे आरओसीज ये मेंटेन कर पा रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग जो 79% थी वो आज से घटकर 75%, क्योंकि सेबी का जो गाइडलाइन है हमको वो 75% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग नहीं होना चाहिए, उसी को इन्होंने मीट कर लिया है इस क्वार्टर में। तो दिसंबर क्वार्टर में ऑलमोस्ट इन्होंने जो मिनिमम मैक्सिमम जो होल्डिंग कर रख सकते हैं प्रमोटर्स अपने बिजनेस में, वो उन्होंने वहां तक पहुंच गए हैं। फिर एफ देखिए आप, तो 4.6% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास में ऑलमोस्ट 9.9% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 10.47% की होल्डिंग है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे ट्रिमिंग हुई है डीआईएस के थ्रू, और वो पब्लिक के पास जाती हुई दिख रही है। जो प्रमोटर्स के पास के भी जो शेयर्स थे वो भी पब्लिक के पास ही जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न, छोटा सा कंसर्न, बहुत बड़ा कंसर्न तो नहीं, क्योंकि मैं अभी भी मेजोरिटी जो होल्डिंग है वो 75 प्लस 10%, तो ये 85 हो गया प्लस 4, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 90% तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है ये कंपनी। तो पैरामीटर्स वाइज तो सर बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, कोई इशू नहीं है। और एक और जो टेल विंड आप बोल सकते हैं ओवरऑल, जो आईसीआईसी सिक्योरिटीज या एचडीएफसी सिक्योरिटीज, इन सभी को, कि जो रिसेंट बीच में काफी सारे कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का जो घोटाला दिखा हमको, तो उससे जो एक कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है वो आजकल बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस पे ही हो गया है। वो छोटे मोटे ब्रोकरेजेस के पास जाना नहीं चाहता, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो उसके कारण भी काफी सारे आपको अकाउंट्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज या डिस्काउंट ब्रोकर जो बड़े हैं उनके पास जाते हुए आपको शिफ्ट होते हुए दिखे हैं। और जी इसका एक चीज और मैं भूल गया आपको बताना, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखिए आप 2.69% है, जो कि बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड है। बहुत स्ट्रांग डिविडेंड ये कंपनी पे कर रही है। आप देख सकते हैं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है इनका एक साल में 2 बार पे करते हैं ये, और हर बार डिविडेंड जो है वो इंक्रीज होता हुआ आपको दिख रहा है। तो अच्छा कैश जनरेट कर रही है कंपनी, और वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उनको भी रिवॉर्ड कर रही है। चलिए सर, हमने बहुत सारी बातें कर ली बिजनेस के बारे में, इनके फंडामेंटल पैरामीटर्स के बारे में। अब हम जल्दी से इसके चार्ट्स को भी स्टडी कर लेते हैं, जिससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो इस कंपनी का बन पाए। तो ये देखिए आप स्क्रीन पर, मैंने इसके चार्ट को खोल के रखा हुआ है। ये मंथली चार्ट है। हमेशा की तरह मैंने एक आरएसआई इंडिकेटर सेलेक्ट करके रखा हुआ है, कुछ मूविंग एवरेजेस जो कि हमेशा हम सिलेक्ट करके रखते हैं। सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, 10 डेज, 20 डेज, 50, 100 और 200 डेज का आरएसआई इंडिकेटर और मूविंग एवरेजेस, ये हमने सिलेक्ट किए हुए हैं इस चार्ट में। आप देख सकते हैं इस चार्ट में एक्चुअली लिस्टिंग रिसेंट लिस्टिंग ही हुई है, 2 साल पुरानी ही लिस्टिंग है, ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। तो इसमें डेटा काफी लिमिटेड है हमारे पास। एक चीज इसमें, जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो आपने देखा कि काफी सेलिंग प्रेशर इसने काफी लंबे समय तक देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। जस्ट मैं आपको क्लैरिटी के लिए ये सारे मूविंग एवरेजेस को डीसेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये एक छोटी सी डेटा है हमारे पास, तो इसमें हमको कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए सर, तो यहाँ पर आपको चार्ट में क्लैरिटी दिखेगी। तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई उसके बाद काफी लंबे समय तक इसमें एक सेलिंग प्रेशर दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि जो मार्केट में एक सोच थी, वो ये थी कि आजकल डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ ही लोग जा रहे हैं। जनरली जो है फुल स्केल जो ब्रोकर होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर जो होते हैं, उनको जो आज की जनरेशन है वो प्रेफर नहीं कर रही, क्योंकि उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। उस पर भी हम आएंगे, ब्रीफली एक बार डिस्कस करेंगे। तो ये काफी सेलिंग प्रेशर रहा। उसके बाद जब कार्वी का एक इंसिडेंट हुआ, तो मार्केट में एक थोड़ा सा रिवाइव हुआ, सेंटीमेंट्स रिवाइव हुए कि लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स के चक्कर में काफी हिट ले रहे हैं अपने एसेट्स पर, जो कि काफी ट्रबल हो सकता है उनको। तो इसमें एक रिन्यूड इंटरेस्ट जनरेट हुआ इस कंपनी में, जो कि आपने यहाँ पर देखा कि एक अच्छा अप्रिसिएशन इस कंपनी में हुआ। बट जो रीसेंट मार्केट करेक्शन हुआ जिसमें इसने भी पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पर आपने देखा कि स्टीप डिक्लाइन भी हमको इस कंपनी में देखने मिला यहाँ पर। तो ये एक स्टीप डिक्लाइन आपको यहाँ पर देखने मिला। उसके बाद अब ये जो है इसने थोड़ा पुल बैक लिया है, और अब ये साइडवेज जाना चालू कर दिया। तो ये इसकी कंप्लीट स्टोरी रही है। तो इनिशियली जो था वो ऑलमोस्ट मार्केट में डिनाइल स्टेज में थे कि इस कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ब्राइट नहीं है, क्योंकि जो कस्टमर एक्विजिशन होना चाहिए या जो कॉस्ट है इनकी वो काफी ज्यादा है।
तो उनका जो जो मेजर मार्केट कैप्चर करेंगे वो डिस्काउंट ब्रोकर्स करेंगे, वो फुल सर्विस ब्रोकर्स नहीं कर पाएंगे। ये स्टार्टिंग में मार्केट का जो था वो अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद जब कार्बी इंसिडेंट हुआ तो हमने ये सारी चीजें देखी, जो कि अभी यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। तो एट प्रेजेंट अगर आप मंथली चार्ट में बात करेंगे तो ये कहना चाहिए कि एक ऑलमोस्ट साइडवेज ही आप बोल सकते हैं। इसमें कुछ मेजर स्ट्रेंथ तो नहीं दिख रही है मुझे, मेजर वीकनेस भी नहीं दिख रही है इस चार्ट में, बट अभी आप बोल सकते हैं कि एक जोन में चल रहा है ये स्टॉक और उसी में ही ये ट्रेड करता जा रहा है। अभी काफी समय से तो ये साइडवेज जोन में ही है, बट इसमें क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डेटा है और इस चार्ट को देखकर मुझे मेजर वीकनेस या मेजर मेजर स्ट्रेंथ कहीं कुछ नहीं दिख रही है, एक नॉर्मल फेज में ही चल रहा है, ये ऐसा मैं बोल सकता हूँ इस चार्ट को देखकर। अभी यहाँ पर आप वीकली चार्ट देखिए, तो ये वीकली चार्ट को मैंने ओपन करके रखा हुआ है। जैसे कि हमने बात किया, जो हम मंथली चार्ट में बात कर रहे थे वही हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट एक जोन में काफी अच्छी बिकवाली यहाँ पे देखी, फिर यहाँ पे अच्छा रिवाइवल दिखा, करेक्शन हुआ और अब ये साइडवेज जोन में है। तो यहाँ पर भी सर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे कुछ लोग बोल सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न है, बट ये हैंडल बहुत एक्सटेंड हो चुका है। तो ये हैंडल अब इतना ये वॉइड हो चुका है एक्चुअली। ये आप बोल नहीं सकते कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि ये काफी लंबा हैंडल बन चुका है। इससे पहले ही इसको ब्रेकआउट ले लेना चाहिए था और ये इतना इतना साइडवेज नहीं जाता कप एंड हैंडल पैटर्न में। तो ये अभी जब तक कि 1 मिनट अगर हम इसी में ही एक ट्रेंड लाइन छोटी सी ड्रॉ करें, तो जब तक हमें यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट, मतलब कि 460 के लेवल के ऊपर क्लोज करने में अगर एक काउंटर सक्सेसफुल होता है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि जो एक साइडवेज जो ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है, अब एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। तो आपको इसको ट्रैक करना चाहिए कि अगर ये 460 से ऊपर के लेवल पे अगर क्लोज होता है तभी आप पोजीशन बनाइए, अन्यथा मत बनाइए। आप उसको वेट करिए जब ये हो सकता है फर्दर भी नीचे चले जाए या काफी समय साइडवेज रहे, तो आपको आपका समय खराब हो सकता है, आपका पेशेंट टेस्ट हो सकता है। बेटर अच्छा तो यही होगा कि अगर आप 460 से ऊपर क्लोज होने में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डिसाइसिवली क्लोज होने में सक्सेसफुल अगर ये होता है वीकली चार्ट्स पर, ये वीकली चार्ट है सर, ये डेली चार्ट नहीं है, तो वीकली पूरे वीक की क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर होनी चाहिए। अच्छे वॉल्यूम से अगर ऐड होंगे तो वो और भी अच्छी बात है, और अगर इसके ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद आप एक नया अपना व्यू बना सकते हैं, इसमें पोजिशनल व्यू बना सकते हैं थोड़े लंबे समय के लिए। और हम इसका डेली चार्ट भी एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। ये सर इसका डेली चार्ट है, मैं डेटा थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहूंगा, 2 इयर्स के डेटा पे हम आ जाते हैं। तो देखिए सर, वही जो हमने कहानी आपको बताई वीकली चार्ट्स पे, वही हमको ऑलमोस्ट यहाँ पर भी दिख रही है। तो जैसे हमने जो लेवल डिराइव किया 460 का, वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पोजीशन इसमें बनाना चालू करिए और उसके बाद ही आप इसमें एंटर करिए। अगर आपके पास है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं, कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, मार्केट पोजीशन भी बहुत अच्छी है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आपको नया निवेश करना है तो आपको नया निवेश के लिए मैं आपको अभी होल्ड करने के लिए सलाह दूंगा कि अभी आप कुछ मत करिए, जस्ट मॉनिटर करिए, इसको रडार पे रखिए, और अगर ये ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल होता है तो आप जरूर इस पर पोजीशन बना सकते हैं। तो और एक फाइनली मैं अपना वीडियो को खत्म करूं उससे पहले मैं आपको जस्ट इसके ब्रोकरेज प्राइसेस भी बताना चाहूंगा, 1 मिनट। तो सर ये है इसके ब्रोकरेजेस, जो मिनिमम ब्रोकरेजेस चार्ज है आईसीआईसीआई डायरेक्ट से के थ्रू, तो ये बता रहे हैं कुछ इन्होंने ब्रोकरेज, ये 0.75% लेते हैं या 25, जो भी लोअर होगा उसमें से ये पैसा ले लेंगे। और वहीं पर ये डिलीवरी सेगमेंट में है, एसईपी और मार्जिन सेगमेंट, तो इसमें अलग अलग तरीके से इनके ब्रोकरेजेस ये चार्ज करते हैं, 0.75% या 10 रुपीज यहाँ पर जो है ये एसईपी में, और मार्जिन में 15 रुपीज या तो फिर 2.5, तो मैक्सिमम 15 रुपीज लेंगे या 2.5% लेंगे। वहीं पर आप मैक्सिमम 25 रुपीज लेंगे या 0.75। तो ये इस तरीके से इनके जो है ये डिलीवरी सेगमेंट या एसईपी या मार्जिन सेगमेंट में इनकी मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि मुझे सर देखिए इस कंपनी से, ये काफी अच्छी कंपनी है, बड़ा बैंक है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है, फ्यूचर ब्राइट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। राजेश जी, मैं भी आपको यही बोलूंगा कि ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि काफी अच्छी कंपनी है,
बट अगर मुझसे एज अ रिटेल कस्टमर आप बोलेंगे तो मैं चाहूंगा नहीं, मैं नहीं इस कंपनी में अपना ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट खोलूंगा। आज अगर मेरे पास भी जो डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट है वो मेरे पास डिस्काउंट ब्रोकर का ही है। तो अब आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, अगर आप इसके कस्टमर हैं तो आप कितने सेटिस्फाइड हैं। और भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप कितनी अच्छी सर्विसेज इनसे ले पा रहे हैं, इनकी जो रिसर्च रिपोर्ट आती है वो कितनी क्वालिटी है, उससे आपको कुछ मदद मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हमको करना चाहिए। आप भी एक बार रिव्यू करिए कि इनकी सर्विसेज कैसी है, क्योंकि आप इतना ज्यादा पे कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रोकरेज पे कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि आने वाले समय में जो नए कस्टमर्स हैं या जो नई जनरेशन है वो इतना ब्रोकरेज पे करेगी या नहीं। और वो या तो फुल सर्विस ब्रोकर की तरफ जाएगी या डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ जाएगी। मुझे जो ट्रेंड दिख रहा है वो डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ दिख रहा है। मुझे फुल सर्विस ब्रोकर्स जो हैं वो पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए मैंने अभी तक इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं लिया है। मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में अभी तक नहीं है। बट देखेंगे हम फ्यूचर में कैसा ट्रेंड होता है। तो आप लोग भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका फ्यूचर ब्राइट है, आने वाले समय में जो है नई जनरेशन या जो नए कस्टमर्स आने वाले हैं वो फुल सर्विस ब्रोकर्स की तरफ जाएंगे, तो आप इसमें जरूर पोजीशन बनाइए, क्योंकि इसमें डाउन साइड नहीं है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बड़ी कंपनी है। अगर आपको लगता है नहीं डिस्काउंट ब्रोकर ही डोमिनेट करेंगे इस मार्केट को, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप होल्ड करिए। आप इसमें फिर आप काफी समय जब आपको लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। चलिए सर, तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके इस वीडियो को बनाकर। और आप अपने दोस्तों को बताइए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि जो भी नए वीडियोस मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा सर। ओके, चलिए सर, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।